टॉर्क के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि टॉर्क क्या था। इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसमें स्कूल में एग्जांपल दी गई थी जब एक नट को एक स्पैनर की मदद से फोर्स लगा के एफ मूव किया जाता है तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट वन इज कॉल्ड एज टॉर्क। अगर आप स्पैनर को दूर से पकड़ें तो टॉर्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, अगर स्पैनर को करीब से पकड़ें रोटेटिंग पॉइंट के तो जो टॉर्क है रोटेशनल इफेक्ट जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का दैट वन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। हमने टॉर्क को डिफाइन किया था द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इट्स मूवमेंट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। Its magnitude is defined as the product of force and the perpendicular distance from its line of action of force to the pivot point, and mathematically can be written as tau is equal to L into F, where L is the distance between the point of rotation to the point of application of force। अब इसे हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक रिजिड बॉडी को विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग पॉइंट O, जिसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, पिवट पॉइंट है। इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई होती है एट पॉइंट P, जिससे हम पोजीशन वेक्टर R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि जब P पॉइंट के ऊपर F फोर्स लगती है तो ये रिजिड बॉडी जो है तो वो रोटेट करती है अबाउट पॉइंट O इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई करने से रोटेट की तो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ फोर्स की वजह से, जिसे हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसने इस बॉडी को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। टॉर्क की कैलकुलेशन के लिए मैं अप्लाइड फोर्स को रिजॉल्व करता हूं कंपोनेंट में, तो इसे रिजॉल्व करने के लिए मैं R को एक्सटेंड कर देता हूं इस तरह से और F का प्रोजेक्शन फॉल करता हूं ऑन R। तो जब F को कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्शन फॉल करवाएंगे तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा जिसे हम कहते हैं F cos ऑफ थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा F sin ऑफ थीटा, और ये हमारे पास एंगल आ जाता है थीटा बिटवीन R एंड F। अगर हम देखें तो F cos ऑफ थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब बॉडी जो है पिवट पॉइंट के क्रॉस रोटेट कर सकती है, तो यहां से अगर हम देखें जस्ट F cos ऑफ थीटा अप्लाई हो तो इस डायरेक्शन में बॉडी की कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करने में अप्लाइड फोर्स का F cos ऑफ थीटा का जो कंपोनेंट है वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन F sin ऑफ थीटा जो है उसकी डायरेक्शन ये बनती है। तो फिर यहां से पता चलता है कि इस फोर्स F sin ऑफ थीटा की वजह से बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क को प्रोड्यूस करने में F sin ऑफ थीटा वाले कंपोनेंट ने फोर्स के रोल प्ले किया। तो इसके लिए हम लिख देते हैं फिर टॉ इज इक्वल टू F sin ऑफ थीटा इनटू पोजीशन वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट वन इज इक्वल टू RF sin ऑफ थीटा। इस केस में हमने F को रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में, लेकिन मैं अगर R को रिजॉल्व करूं कंपोनेंट्स में तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए मैं सेम रिजिड बॉडी कंसीडर करता हूं विच इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट पॉइंट O, जिसके ऊपर F फोर्स लगती है P पॉइंट पे और R क्या है, पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम दी पिवट पॉइंट। तो R को रिजॉल्व करने के लिए मुझे F को लाना पड़ेगा O पॉइंट के ऊपर, सेम ओरिजिन पे प्लेस करना पड़ेगा। तो मैं O पॉइंट पे F का एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करता हूं लाइन की फॉर्म में और R का प्रोजेक्शन फॉल करता हूं इस लाइन के ऊपर। तो एक कंपोनेंट बनेगा हमारे पास R sin ऑफ थीटा जिसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, और एक कंपोनेंट बनेगा R और दूसरा कंपोनेंट बनेगा R cos ऑफ थीटा, और ये एंगल आएगा हमारे पास थीटा और ये क्या है 90 डिग्री। तो अगर हम देखें R cos ऑफ थीटा भी इस केस में क्या है, पिवट पॉइंट से पास करता है, इसलिए R cos ऑफ थीटा कोई रोल प्ले नहीं करेगा, लेकिन R sin ऑफ थीटा जो है वो क्या करेगा, बॉडी को रोटेट कर सकता है। तो फिर टॉर्क का रिलेशन लिखा जा सकता है टॉ इज इक्वल टू R sin ऑफ थीटा इंटू F, जिसे हम R F sin ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन 1 से और 2 से हमें सेम रिजल्ट मिले तो हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड अप्लाइड फोर्स F, जिसे हम लिख सकते हैं R F sin ऑफ थीटा
into n cap, where n cap shows the direction of torque which can be find out by right hand rule, जिसमें हमने कहा था कि rotate your right hand finger from first vector towards the second vector in shorter angle and erected thumb will show the direction of resultant torque. Torque clockwise भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं। और टॉर्क के यूनिट जो है वो आएंगे न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन जो है फोर्स के यूनिट आ गए और मीटर पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस है तो मीटर उसके आ गए। जस्ट एज फोर्स डिटरमिन द लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो है इक्वल होती है m इंटू ए। यहां से हम फोर्स जो है कह सकते हैं कि वो क्या करती है, लीनियर एक्सेलरेशन डिटरमिन करती है। इसी तरह टॉर्क का रिलेशन पढ़े जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, टॉ आई इंटू एल्फा के बराबर भी होता है, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल्फा इज द एंगुलर वेलोसिटी। जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है या रोटेशनल मोशन में होती है उसकी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क जो है वो क्या डिटरमिन करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी जो है वो क्या करता है, फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट है टॉर्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इफ द बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इन दिस केस द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो। यहां पे अगर हम देखें लीनियर मोशन के केस के अंदर अगर बॉडी रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि हमने कहा हुआ है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। तो बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहां पे अगर हम कहते हैं कि बॉडी या तो रेस्ट पर हो या रोटेट करे विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, तो जब एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। देयरफॉर जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फिर टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जीरो होगी। थैंक यू।